हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें ये कह रहा है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और हमको पता करना है कि इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। आइए समझते हैं इसके बारे में। आपको याद होगा एक डेरिवेशन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में करवाया गया था, जिसमें एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर ली गई थी जिसको हमने एक लाइन की तरह कंसिडर किया था, और उसके अक्रॉस हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम करी थी लाइक अ सिलेंडर, राइट। और उसका जो आंसर आया था हमने यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी के थ्रू निकाला था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कुछ डिस्टेंस d मान लिया था। तो अगर आपको याद होगा तो उसका जो आंसर आ रहा था वो E इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां पर d की जगह वहां पर शायद r है, राइट। तो हम इसको अभी d मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये इसको r ही ले लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, r भी ले सकते हैं आप इसको r ले लीजिए। दिस इज द डिस्टेंस। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और r हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम पहले किसमें चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। अब यहां से हमको निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो लैम्डा यहां से कितना निकलेगा, E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन में 2, राइट। अब हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो बराबर होता है k के, और उसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 4, R की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, नीचे ये 2 है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाता है 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -9, विच कम्स आउट टू बी 9 और 2 11 में से 4 चले जाते हैं, तो 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 माइक्रो कूलम पर मीटर। 10 माइक्रो कूलम पर मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है लैम्डा की। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स जो पैरेलल हैं एक दूसरे के आसपास रखी गई हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये एक मेटल प्लेट, ये एक मेटल प्लेट मैंने बनाई है। दोनों जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के और बहुत पास में रखी गई हैं। इनके ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइड of magnitude 17.0 into 10 to the power -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इस प्लेट के अंदर वाली सरफेस पे और इस प्लेट की अंदर वाली सरफेस पे, 2 प्लेट्स हैं आमने सामने, दोनों की अंदर वाली सरफेस पे एक प्लेट पे पॉजिटिव 17.0 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और दूसरे पे वही उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव में दे रखी है। यानी कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव ऑपोजिट सिग्नेचर वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी मौजूद है, राइट। अब ये यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। दिस इज योर फर्स्ट प्लेट, मान के चलते हैं आपकी फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आपको बताना है। इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, यानी कि सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इस सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में यानी कि थर्ड रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बताना है, और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि बिटवीन द प्लेट्स क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है उस डेरिवेशन से जो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में देखा था। मतलब हमने एक इनफाइनाइट प्लेट के बारे में पता किया था कि एक इनफाइनाइट प्लेट से थिन प्लेट इनफाइनाइट की जो होती है
उससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके बारे में हमने पता किया था। और उसके आगे जब हमने कंटिन्यू किया कि दो प्लेट्स आमने सामने रख दी जाएंगी तो उसके दो केसेस बन रहे थे, उसमें से एक केस का ये आंसर है जिसमें फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन दोनों ही के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। आप एक बार उस डेरिवेशन को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस बात के बारे में कि जब दो पैरेलल प्लेट्स पास में रखी जाती है, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, तो उनके ऊपर जब सिग्नेचर अलग अलग होगा, मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा, तो इस रीजन में और इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है। वहां पर ऐसा हो रहा था कि इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। बस यहां पर थी जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही थी। तो जो सेकंड रीजन है उसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 17.02 इंटू 10 टू द पावर -22 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, राइट, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आता है 1.92 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर कूलम। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड रीजन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड रीजन, यानी कि मिडल में, राइट। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड रीजन में 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कह रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है जिसके अंदर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान दीजिएगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन यहां पर चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों मौजूद हैं, जिसमें से नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन 12 ज्यादा है, राइट। अभी इसके बारे में हम और अच्छे समझेंगे। और ये 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाला जो ऑयल ड्रॉप है ये स्टेशनरी रखा हुआ है एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि जिसकी वैल्यू इतनी दे रखी है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। किस में रखा गया ये? मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, राइट। और जो डेंसिटी है ऑयल की वो कितनी दी हुई है? 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको निकालना क्या है? एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप निकालना है, यानी कि ड्रॉप का रेडियस निकालना है कितना होगा। आपको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू भी यहां पर दे रखी है, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि मान के चलिए कि ये ऑयल ड्रॉप है, ये कोई ऑयल ड्रॉप है। अब इस ऑयल ड्रॉप में पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, राइट। पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद हैं, लेकिन नेट में अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। हमको एलिमेंट्री चार्ज कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? वो हो जाएगा n इंटू ई। आपको क्वांटाइजेशन याद होगा, क्वांटाइजेशन के अंदर हमने बात की थी कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उसको उसके एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको चार्ज मिल जाएगा। मैं अभी इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, हम लोग सारी कैलकुलेशन आखिर में करेंगे, राइट। अब इसके बाद में ये हमको चार्ज मिल गया इसके ऊपर, फिर इसके अंदर डेंसिटी भी दे रखी है। डेंसिटी दे रखी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर मैं केजी पर मीटर क्यूब में कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, मतलब हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेकर आना था SI यूनिट्स में, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके,
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने इस इलेक्ट्रिक मतलब इसमें ऑयल ड्रॉप, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये ऑयल ड्रॉप जो है ये स्टेशनरी रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। स्टेशनरी रखने का मतलब ये है कि ये गिर नहीं रहा है। गिर नहीं रहा है मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इसको उठा के रखा हुआ है अगेंस्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इसका डाउनवर्ड में फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, mg होगा। इसके मास को मैं इसकी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसका वेट है जो इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। लेकिन ये इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसकी वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज Fe, जो इसको बैलेंस करके रख रहा है, इसको यहीं पर बना के रख रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं दैट द वेट mg इज इक्वल्स टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। अच्छा, अभी यहां पर मुझे कहीं भी मास तो दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, राइट, डेंसिटी दिया हुआ है। इफ आई एज्यूम इफ रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप इज इक्वल्स टू आर में कंसिडर कर लेता हूं, तो हमको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। और वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप कैसा होगा, ऑयल ड्रॉप होगा स्फीयर की फॉर्म में। तो मैं मास कैसे लिख सकता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर की फॉर्म में होगा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेंसिटी। तो ये मुझे मिल गया इसका मास, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज यहां पर मैंने कितना निकाल रखा है, N इंटू ई। तो यहां पर N इंटू ई इंटू कैपिटल E आ जाएगा। अभी भी यहां पर बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मुझे यहां पर निकालना क्या है, मुझे यहां पर रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए बाकी सारी चीजें उधर भेजनी पड़ेंगी। तो R क्यूब इज इक्वल्स टू N E कैपिटल E अपॉन में, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई रो इंटू जी। और R क्यूब नहीं, R निकालना मुझे, तो इसका पावर 1/3, राइट। तो 3 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 1.26 into 10 to the power 3 into 9.81 whole to the power 1/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.82 into 10 to the power -7 meters। This much meters will be your answer। इसको अगर मैं मिलीमीटर में लिखना चाहूं तो ये आएगा 9.82 इंटू 10 टू द पावर -4 मिलीमीटर, क्योंकि मीटर्स को मिलीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 टू द पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस मच इज द रेडियस ऑफ दिस 9.82 इंटू 10 टू द पावर -4 मिलीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस oil drop having 12 excess electron which is present in stationary condition under an electric field of this much value, right। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो z डायरेक्शन के अलोंग है। यानी कि मान के चलिए एक स्पेस का रीजन मैंने एज्यूम कर लिया, और इस रीजन के अंदर जो z डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो यहां पे बोर्ड पे मैंने इस तरह से दिखा रखा है। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अंदर z डायरेक्शन की तरफ लगी हुई है, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज कर रही है अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। देखिए ये पॉजिटिव z डायरेक्शन है, दिस इज नेगेटिव z डायरेक्शन। तो नेगेटिव z डायरेक्शन से पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ती चली जा रही है, राइट, एट द रेट ऑफ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि dE/dl यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट इज 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, राइट। अब वो पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा और टॉर्क क्या होगा एक सिस्टम द्वारा एक्सपीरियंस करा, मतलब एक सिस्टम मैंने इसमें रखा जो एक डाइपोल मोमेंट कैरी कर रहा है इतनी कूलम मीटर की, राइट, उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा और क्या टॉर्क लगेगा अगर ये इसकी डाइपोल मोमेंट 10 to the power -7 कूलम मीटर है नेगेटिव z डायरेक्शन में। देखिए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ थी और डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, राइट। तो यहां पर क्या टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये सिस्टम और क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस बारे में हमें बात करनी है। तो जरा टॉर्क के बारे में पहले बात कर लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, राइट। हमें ये बात पता है, हमने एक बार डेरिवेशन इसका देख रखा है कि कोई भी डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल अगर थीटा है तो टॉर्क उनके बीच में क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, राइट। यहां पर मैं इसको ऐसे सकता हूं PE sin 180 डिग्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सॉरी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, नेगेटिव z डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में, राइट। तो दोनों के बीच में, दोनों एंटी पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री का, और हमको पता है साइन 180 क्या होता है, 0, तो टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। टॉर्क विल कंप्लीटली बी गेटिंग 0, राइट। अब यहां पर बात करते हैं हम फोर्स के बारे में। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको dl से डिवाइड कर रहे हैं और dl से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग इट बाय dl एंड मल्टीप्लाइंग इट विद dl। तो ये क्या आ जाता है, q इंटू dl मल्टीप्लाइड बाय e बाय dl, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, q इंटू dl यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सम लेंथ एलिमेंट। सम लेंथ एलिमेंट का मतलब है कि चार्जेस जो है वो कुछ डिस्टेंस पे शिफ्टेड है, कुछ लेंथ एलिमेंट है उनके बीच में, राइट। दो चार्जेस जो है कुछ डिस्टेंसेस पे हैं जिसको मैंने dl लिया है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा अपने आप में, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, और ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ का हिसाब। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी दे रखी है, -10 to the power -7, -10 to the power -7। यहां माइनस सिग्नेचर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसीलिए इसमें नेगेटिव लगा हुआ है। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 to the power 5, राइट। तो ये आ गया -10 to the power -2 न्यूटन। सो योर फोर्स इज कमिंग -10 to the power -2 न्यूटन। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव z डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, डाइपोल मोमेंट जो होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, राइट। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इस डायरेक्शन में, राइट। तो यहां पर एक फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो इस तरफ लग रहा होगा, और एक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस कुछ है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों के बीच में, तो एक फोर्स इस तरफ लग रहा है नेगेटिव, ये नेगेटिव z डायरेक्शन मान लेते हैं, ये पॉजिटिव z डायरेक्शन मान लेते हैं। तो नेगेटिव z डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव यहां है और नेगेटिव जो है वो यहां है, राइट। पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है, और डाइपोल मूवमेंट के लिए नेगेटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है, तो वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है।
तो ऑब्वियस ही बात है, बाय द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, यानी कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब यहां पर फोर्स कम लग रहा है और इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, मैं किसी चीज पर, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं और इस पे फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं नेगेटिव चार्ज पे, और इस पे फोर्स कम लगा रहा हूं, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, बिकॉज दिस फोर्स इज मोर एंड दिस फोर्स इज लेस, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा है और इधर फोर्स कम लग रहा है, तो ये इस तरीके से नेगेटिव जेड डायरेक्शन में डायपोल मूव करना शुरू करेगा, यानी कि फोर्स जो है विल बी इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आ रखा है। मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये किस तरीके से आया है, राइट? सो दिस इज द। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हॉलो चार्ज कंडक्टर है जिसमें एक टाइनी होल कट किया गया है उसकी सरफेस पर, यानी कि ये एक शेल टाइप स्ट्रक्चर है और इसकी सरफेस पे मैंने मान लिया कि मैंने एक होल कट किया है। आपको शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस होल की वजह से, इस होल के पास में, वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, where n cap is the unit vector in the outward direction and the sigma is the surface charge density near the hole, right? तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या करना है इसमें। ये आपको एक शेल दे रखा है, इसका अंदर जो है वो हॉलो है पूरा ये, और सरफेस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं इस पे मौजूद है, यानी कि ये पूरा सरफेस है, इस पे क्या चार्ज मौजूद है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी मौजूद है, राइट? अब इस पे मैंने क्या करा, एक छोटा सा ds एरिया जो है सरफेस पे से वो कट कर लिया मान लेते हैं। उस सरफेस को मैंने नाम दिया S1 और जो बची हुई रिमेनिंग सरफेस है उसको मैंने नाम दिया S2, राइट? अब मुझे पता क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस होल के पास में, राइट? इस होल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मुझे उसके बारे में पता करना है, और वो होनी चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो आइए अभी ये मान के चलते हैं कि मैंने इसको कट नहीं किया, लेकिन मैं इसको कट करने वाला हूं। जो ये S1 सरफेस है इसको मैं यहां से कट करके निकाल दूंगा, राइट? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस P पॉइंट एंड एट दिस Q पॉइंट। P पॉइंट इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस एंड Q पॉइंट इज जस्ट इनसाइड द सरफेस। मतलब ये मान के चलिए अगर सरफेस है तो उसमें जो कट करा पोर्शन उसके जस्ट ऊपर P पॉइंट है और जस्ट अंदर की तरफ Q पॉइंट है। तो हमें पता है फ्लक्स होता है EDS cos थीटा, और वो बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, राइट? Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इस सरफेस के पास से अगर मैं बात करूं, इस सरफेस के पास से, DS सरफेस के पास से, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, देखिए DS सरफेस में जितना भी चार्ज होगा वो आउटवर्ड ही होगा। जब मैं इसको कट नहीं कर रहा हूं तो DS सरफेस मैंने बस मार्क करके रखा, भी कट नहीं किया है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो आउटवर्ड होगा क्योंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी यानी कि पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड ही होगा। ये एरिया वेक्टर होगा और यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो EDS cos 0 हो जाएगा, और यहां पर सिग्मा इंटू DS में लिख सकता हूं चार्ज जो इस DS के अंदर इंक्लूड हो रहा है। देखिए सिग्मा इस पूरी सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन मैंने जो एरिया लिया वो कितना लिया, सिर्फ DS लिया, तो उसकी वजह से जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू DS। सो DS से DS कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है कहां पर, P पॉइंट पे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, करेक्ट? अब मैं जरा इसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ देखना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, 0 होती है। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। आप ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर देख चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0। अब समझने की बात यह है कि अगर मैं इस चीज को हटा दूं अगर मैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली
अगर मैं हटा दूंगा तो यहां पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों की वजह से, एक तो ये S1 सरफेस की वजह से और एक ये रिमेनिंग S2 सरफेस की वजह से, यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 इज इक्वल्स टू EP इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, राइट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EP जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो आ रही है वो दो सरफेसेस की वजह से आ रही है, एक जो मैंने ये कंसिडर की है और एक जो मैंने ये पूरी टोटल कंसिडर की है, इन दोनों की वजह से आ रही है, राइट। सिमिलरली अंदर की तरफ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो भी इन्हीं दोनों सरफेसेस की वजह से आ रही है, लेकिन ऑपोजिट में है। ES1 माइनस ES2 इज इक्वल टू 0। ऑपोजिट क्यों है? देखिए यहां पर जो सरफेस मैंने लिया उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा, मान के चलिए ऐसा सरफेस है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, राइट, इस तरीके से। और इसी तरीके से इसके जो बचा हुआ रीजन है यहां पर ऐसा, इस तरफ में जो बचा हुआ रीजन है ऐसा, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ में भी जाएगी, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो जाएगी लेकिन अंदर की तरफ भी जाएगी। तो इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू ईच अदर। सरफेस पे जो चार्ज मौजूद है वो अंदर की तरफ दोनों तरफ में, इस वाली साइड का जो है वो इस तरफ में करेगा और इस वाली साइड का जो है इस तरफ में करेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ES1 इज इक्वल्स टू ES2, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर है। तो अगर मैं इस चीज को यहां पर इस्तेमाल करता हूं कि ES1 इज इक्वल्स टू ES2, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ES1 की जगह पर मैं ES2 लिख रहा हूं प्लस ES2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स ES2 is equals to sigma by 2 epsilon naught, which is also equal to ES1। आप ये देख चुके हैं, ES1 और ES2 दोनों बराबर है। ES2 की वैल्यू सिग्मा बाय 2 epsilon naught आ रही है, तो वही वैल्यू ES1 की भी होगी। यानी कि इस वक्त जब मैंने इस पार्टीशन को हटाया नहीं है, ये जो S1 सरफेस है इसको हटाया नहीं है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिल करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस P पॉइंट पे बना रही है, विच इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस, राइट, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को हटा दूंगा, S1 को हटा दूंगा, तो यहां पर क्या रह जाएगी? सिर्फ S2 सरफेस रह जाएगी, ES2 सरफेस रह जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस S2। ES1 ये S1 सरफेस हटा दिया, तो यहां पर P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी किस सरफेस की वजह से रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ S2 सरफेस की वजह से रह जाएगी। और S2 सरफेस कितना आ रहा है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका वेक्टर डायरेक्शन अगर मैं ले लेता हूं तो वो ऑब्वियसली आउटवर्ड की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि वो यहीं से आउटवर्ड डायरेक्शन में चलता आ रहा है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में चलती आ रही है, तो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो यहां पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यही ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होल पर कितनी होगी, जिसमें एन कैप जो यूनिट वेक्टर दिखा रखा है और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इतनी होनी चाहिए होल के ऊपर, तो वो होल के ऊपर इतनी है। लेकिन वो किसकी वजह से है? ये जो रिमेनिंग सरफेस S2 बच गई है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। ES2 और ES1 जब दोनों होते तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रही थी, लेकिन ES1 हट गया, इसीलिए अब सिग्मा बाय